हेलो दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और रोजाना की भांति आज भी शाम को समय इंडियन ज्योग्राफी का अपन क्लास पढ़ते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी का पिछली क्लासों में अपन ने फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया पढ़ा था। भारत के भौतिक प्रदेश एक एक करके अपन ने बाय डायग्राम भारत के मानचित्र से समझते हुए सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण 5 भागों में बांट करके एक एक करके विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब अपन उनसे बनने वाले क्वेश्चन आने वाले कंपटीशनों में किस प्रकार से बन करके आते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी आप नोट करते चलें। प्रत्येक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नज़र आ रहे होंगे, इन सबको आप नोट करते चलना और मेरे साथ हल करते हुए चलना, ठीक है। तो रोजाना आप इसी प्रकार से अपने क्लास में बने रहिए, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहिए। और समय समय पर आपके कॉलेजों में होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सूचनाएं अपडेट करता रहता हूं। उसी के आधार पर आप कॉलेज का कार्य भी करते रहें और इसी प्रकार के ये कंपटीशनों की तैयारी भी चलती रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं, ये भारत का भौतिक प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। ऊपर मैंने हेडिंग लगा दिया है, भारत का भौतिक प्रदेश। इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीन भौतिक प्रदेश है। जो भौतिक प्रदेश पढ़े अपन ने उनमें से प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो इस प्रकार से उत्तर का विशाल मैदान है, बी में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, सी में हिमालय प्रदेश है और डी में तटीय मैदानी प्रदेश है। तो इनमें से बताओ कौन सा प्राचीन भौतिक प्रदेश है। सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश के बारे में पूछ रहा है। तो यह सब भारत के भौतिक प्रदेश, बाकी प्राचीन कौन सा है, बी नंबर का इसमें करेक्ट आंसर है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित प्राचीन पठारी भूभाग है, ठीक है। तो इसको प्राचीन पठारी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और हिमालय प्रदेश को नवीन प्राचीन प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, हिमालय प्रदेश को नवीन प्राचीन की बजाय अगर मान लो नवीन बन करके आ जाए क्वेश्चन में, निम्न भौतिक प्रदेशों में से नवीन भौतिक प्रदेश है। नवीन निम्न भौतिक प्रदेशों में से नवीन है। तो इस प्रकार से ये हिमालय प्रदेश नवीन है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति तो हमेशा चलती रहती है। और भूगर्भ शास्त्री तो इस प्रकार से बताते हैं कि वर्तमान में भी इसकी उत्पत्ति चलती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की माउंट एवरेस्ट, K2, अनाईमुड़ी और गुरु शिखर। इस प्रकार से मतलब ये ऑप्शन है आपके सामने। तो कौन सी पर्वत चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप लोग ये लगा देते हैं माउंट एवरेस्ट, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अपने भारत की K2 है, गॉडविन ऑस्टिन या K2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दक्षिण भारत की है और ये राजस्थान की है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब इनके ऑप्शन इसी प्रकार से देते हैं जो कि सस्पेंस करने वाले। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत की है, ये दक्षिण भारत की है और ये राजस्थान की है। तो इस प्रकार से देख लेना कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कौन से देश में है, नेपाल में पड़ती है। नेपाल में प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है। ढाल किधर से किधर की और ढाल है इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का। किसके आधार पर नापते हैं इसको कि ढाल किधर है। नदियों के प्रवाह क्षेत्र के
रूप में कि नदियाँ किधर से किधर की ओर बहती है। नदियाँ हमेशा ढाल से सम्मुख की ओर बहती है, ढाल से ढाल के सम्मुख बहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिधर ढाल होती है उसी की ओर नदियाँ बहती है हमेशा। तो उसी के प्रमाणों के आधार पर बताया गया है कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किधर की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर। किधर से किधर की ओर है इनमें से? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, बी इसका करेक्ट आंसर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में से बहने वाली जितनी भी नदियां हैं वे सब पश्चिमी ढाल से निकल करके पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इनकी सहायक नदियां जितनी भी हैं वे सब नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिमी ढाल से और पूर्व की ओर प्रवाह करती है। तो एक तंत्र बना लेती है। जब अपन नदी अथवा तंत्र पढ़ेंगे भारत का, उसमें और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये केवल फिजिकल पार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। रूर प्रदेश का मतलब यानी कि जो जर्मनी का कोयला प्रदेश है, रूर बेसिन, रूर नदी का नाम है जर्मनी में, उस क्षेत्र में उत्तम कोटि का कोयला मिलता है, इसलिए वो विश्व प्रसिद्ध है। उसकी उपमा देते हुए अपने भारत में कौन से क्षेत्र में उसी प्रकार का कोयला मिलता है उसके बारे में क्वेश्चन बनाया है। तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, यानी कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर रूर प्रदेश के समान कोयला प्राप्त होता है। छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, तिब्बत का पठार और असम का पठार, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा दी गई है उत्तम कोटि का कोयला प्राप्त होने के कारण? कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत में भू संकलन की समस्या रहती है। भू संकलन यानी कि जो वर्षा के दिनों में पहाड़ी तीव्र ढाल से विस्तार से जल के साथ में ऊपरी चट्टानें नीचे की ओर खिसक आती है। तीव्र अपरदन के कारण ऊपरी चट्टानें तीव्र गति से नीचे की ओर खिसक आती है और रास्ते अवरुद्ध कर देती है। कभी कभी तो जो निचले क्षेत्रों में बने हुए आवास और सड़क वगैरह है वह अवरुद्ध हो जाते हैं और क्या नाम से कितनी प्रकार से जन धन की हानि होने की संभावना रहती है। उस कार्य को, उस आपदा को भू संकलन के रूप में कहा जाता है। तो ये एक प्राकृतिक आपदा है जो कि तीव्र वर्षा वितरण के अतिवृष्टि के कारण होता है। तो भारत के कौन से क्षेत्र में इस प्रकार का होता है? मान हिमालय क्षेत्र में, शिवालिका क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय में और लघु हिमालय में, यानी कि सब हिमालय क्षेत्र के भूभाग हैं और हिमालय में ही इसका मतलब सबसे अधिक भूसंकलन की समस्या है। तो इनमें से कौन से क्षेत्र में होता है? इसमें बी शिवालिका करेक्ट आंसर है, जो कि नदियों के द्वारा निक्षेपित भूभाग के रूप में इसका निर्माण किया हुआ है। तो ये एक तरह से कच्ची भूमि के रूप में मिलती है और इसका अपरदन इनके वर्षा वितरण के द्वारा तीव्र गति से हो जाता है। तो शिवालिका में सबसे अधिक भूसंकलन आता है, भूसंकलन की समस्या मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है कौन से भौतिक प्रदेश में? विश्व अपने भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल और तटीय मैदान। तो इन भौतिक प्रदेशों में कौन सी क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? भाई जनसंख्या कहाँ पर निवास कर सकती है? जहाँ पर मानव विकास की अनुकूल दशाएं
सबसे अधिक मिले। समतल मैदानी भाग हो, उपजाऊ भूमि हो, पर्याप्त मात्रा में पानी हो और जलवायु वहाँ की एक अनुकूल हो, तो परिवहन के साधनों का भी विकास आसानी से हो जाएगा, कृषि उत्पादन क्षेत्रों का भी विकास बढ़ेगा, खनिज अधिक मिलेगा तो औद्योगिक विकास बढ़ेगा, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो इसी सुख सुविधाओं के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वहां पर निवास करती है हमेशा। तो उत्तर का विशाल मैदान भारत का एक ऐसा भौतिक प्रदेश है जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली नहीं पूछी उसने, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, डोडा बेटा, नीलगिरी और गुरु शिखर। ये पर्वत चोटियां हैं जो कि दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। इनमें बी आंसर करेक्ट है, जो कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलती है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है अनायमुड़ी। अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको ध्यान रखना। भारत के थार का मरुस्थल भाग है। भारत में जो उत्तर पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो थार का मरुस्थल है, वह किसका भूभाग माना जाता है? हिमालय का, प्रायद्वीपीय पठार का, तटीय मैदान का या उत्तर के विशाल मैदान का? किस भूभाग का भाग माना जाता है? ये हमेशा प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में बी प्रायद्वीपीय पठार एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रायद्वीपीय पठार भाग है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आ रहा है। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग माना जाता है? भूगर्भ शास्त्रियों के आधार पर किस प्रकार का भाग माना जाता है? अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का, पेंथालसा का या पेंजिया का? अब देखो भौतिक प्रदेश में आपने पढ़ा हुआ, भौतिक भूगोल में इस प्रकार से पढ़ा हुआ कि अंगारा लैंड कौन सा है, गोंडवाना लैंड कौन सा है, पेंथालसा क्या है, पेंजिया क्या है। क्योंकि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में भौतिक भूगोल में बताया कि सबसे पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई तो संपूर्ण जो भूभाग था एक ही भूभाग के रूप में थी, संपूर्ण पृथ्वी एक ही भूभाग के रूप में, तो उसको उन्होंने पेंजिया कहा, पेंजिया कहा जाता है। फिर धीरे धीरे ठंडी हुई तो इसके चारों ओर एक जलीय महासागर का विकास हुआ, उसको उन्होंने पेंथालसा कहा। फिर उसके दो भाग हुए, बीच में से उत्तर से पश्चिम से पूर्व की ओर एक जलीय भाग के द्वारा दो भूभाग बन गए, एक उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग तो गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग अंगारा लैंड। इस प्रकार से क्वेश्चन ऑप्शन में दे जाता है। तो दक्षिण वाला भाग का अपने प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड की भूमि का बना हुआ भूभाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, खादर पाए जाते हैं। खादर प्रायद्वीपीय पठार में, उत्तर के विशाल मैदान में, हिमालय प्रदेश में और द्वीप समूह क्षेत्र में। खादर क्या होते हैं? यानी कि नदियों के द्वारा मैदानी प्रदेशों में मंद गति से बहती हुई नदियां अपने साथ घुलनशील जो चूना पत्थर के कण लाती है, उनको अपने तटीय क्षेत्रों में निरंतर जमा करते रहने से ये तटीय भाग धीरे धीरे प्रतिवर्ष नवीन परत के रूप में जमता हुआ एक कठोर भूभाग के रूप में इसके तटीय भाग ऊपर की ओर उठ जाते हैं, और अधिक ऊंचे उठ जाने के कारण इसका जो जल है वह अधिक गहरा, इसकी तली गहरी बन जाती है और इतने अधिक ऊंचे उठ जाते हैं इसके तटीय भाग जहाँ तक बाढ़ का पानी भी नहीं पहुँच पाता। अधिक ऊंचे तटीय भाग जमा करने से जो बनते हैं उस भूभाग को
खादर के नाम से जाना जाता है और इसका उल्टा बागर है। तो अपन ने विशाल मैदान में पढ़ी लिया, उनको विस्तार से पढ़ना, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनको क्या नाम से आप नोट कर लेना। एक एक को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। अगली क्लास में भी मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनसे बन करके लाऊंगा, फिर नया टॉपिक चालू करें। इसी प्रकार से अपन टॉपिक को पूर्ण पढ़ने के बाद में और इससे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे और इस चैनल के माध्यम से आपकी पढ़ाई से संबंधित जो भी अपडेट नई आएगी, परीक्षा फॉर्म के बारे में, इधर से नई वैकेंसियों के बारे में है, तो उसके बारे में भी मैं इसके चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। आप इस वक्त बने रहिए। डेली शाम को समय इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और मॉर्निंग टाइम को अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। इंडियन और राजस्थान दोनों ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान से संबंधित जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब में ये एक तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इनको समझते हुए पढ़ना है। इनसे सूत्र के माध्यम से पढ़ना एक तरह से सही नहीं है और ये एक तरह से स्पीड पॉइजन के रूप में है। वहाँ जाकर के भूल जाओगे, उसकी जगह दूसरा सूत्र लगा दिया और उसको क्या नाम से समझते, वैसे ही वहाँ पर हाई पावर रहता है दिमाग। तो इस तरीके से नहीं, बिल्कुल एक एक चीज़ों को फैक्ट रूप में मानचित्र से पढ़िए। भूगोल की चीज़ें हमेशा मानचित्र से पढ़ोगे, दिमाग में फिट हो जाएगी और सदा के लिए, हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए और बने रहिए। अपने दोस्तों को भी इस क्लास को भेजते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।